आइए हम लोग 10th क्लास एनसीईआरटी सोशल साइंस सोशल स्टडी बोलिए सामाजिक अध्ययन समकालीन भारत 2 का तीसरा पार्ट जल संसाधन करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग इसको सीखते हैं और समझते हैं। ठीक है, चर्चा में बने रहेंगे, आपको बिल्कुल निश्चित पूरी बात समझ में आएगी और याद भी होगी। ठीक है, चीज़ें सीखना और ज़्यादा ज़रूरी है याद करने से, और आप उनका अपने दैनिक जीवन पर प्रयोग करें, ये ज़्यादा उपयोगी है। पढ़ाई का मतलब सिर्फ चीज़ों को रट कर नंबर लाना नहीं होता, इसके साथ साथ आपको उन चीज़ों को सीखना भी और उन्हें दैनिक जीवन में प्रयोग में भी लाना है। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए इस चैप्टर में पहले ही शुरुआत में क्या लिखा हुआ है। एक देखिए लड़का है, क्या बोल रहा है, पिंकी क्या तुमने टीवी पर असम में आई बाढ़ पर दिल दहलाने वाली रिपोर्ट देखी है? हे भगवान, उसने क्या प्रलय मचाई है, रास्ते में तो कुछ आया बर्बाद कर दिया और बहा ले गई। ठीक, ये जवाब दिया उस लड़के ने। अच्छा, याद रहे इस लड़की का नाम क्या है, पिंकी, जो पिंक कलर की शर्ट पहने हैं। और ये आपका क्या है, जो लड़का है इसका नाम चिंटू है, जो ग्रीन कलर और येलो कलर की पट्टी पहने हैं। ठीक है, ये आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस तरीके से किया गया है कि चर्चा जैसा आपको लगे। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको चर्चा जैसा ही लग रहा होगा। इसे सुनते रहिए और अच्छे से अपने मन में दोहराते रहिए। ठीक है, एक चर्चा का हिस्सा बने, आप निश्चित सीखेंगे। हाँ चिंटू, मैंने देखा। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जल जीवन दे भी सकता है और ले भी सकता है? हम पानी के बिना क्या करेंगे? मेरे पिताजी मुझे बात बता रहे थे कि उनके कारखाने में बहुत सारी चीज़ों के लिए काफ़ी जल की आवश्यकता होती है। क्या तुम जानते हो कि मशीनों को ठंडा करने के लिए जल की आवश्यकता होती है? कारखाना भी जल विद्युत संयंत्र द्वारा पैदा की गई बिजली से चलता है। अब मैं समझ सकती हूँ कि विभिन्न युगों में मानव नदियों और अन्य जल स्रोतों जैसे झरनों, झीलों, पोखरों और मधुरोद्यानों के आस पास क्यों बसता था। ठीक है, आप पोखर जानते होंगे, पॉन्ड यानी कि छोटे छोटे तालाब। ठीक है, और मरुद्यानों के आसपास, मरुद्यान आपका बड़े बड़े बाग बगीचा और उनसे रिलेटेड जो झीलें, गड्ढे होते हैं जिनमें पानी भरे होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आइए आगे सीखते हैं हम लोग। क्या है चैप्टर की शुरुआत देखिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं 3/4 धरातल में जल ढका हुआ है। सभी लोग जानते हैं 75% पूरी पृथ्वी पर क्या है, जल है। और इसमें जो है लवणी, जो अलवणी यानी नमक, बिना नमक का जल बहुत ही कम है। समुद्र का तो पूरा लवणी ही नमक है। ठीक है, समुद्र का पूरा लवणी नमक है। अलवणी जल की मात्रा बहुत कम है, जो कि भौम जल कहलाता है, आपकी ज़मीन की नीचे उपस्थित होता है। ठीक है, जिसे खोदकर हम लोग बोरिंग से निकालते हैं। तो इसका लगातार जो है क्या हो रहा है, निकालना तो बहुत लोग जानते हैं और बड़ी तेज़ी के साथ इसका हम लोग दोहन कर रहे हैं। और नवीकरण और पुनर्भरण जो चक्र हैं वो आपके जो है उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से जल का संकट आ रहा है। ये हम सब लोग जानते हैं। ठीक है, आइए इनकी भी भाषा हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं कि जिनका लगातार नवीनीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। सारा जल चक्रीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल का नवीकरण योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है। ऐसी भविष्यवाणियाँ क्यों की जा रही हैं कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। अब आप खुद सोच सकते हो क्यों ऐसा है। पानी तो बहुत है, लेकिन पीने योग्य पानी नहीं है। क्या आप नदी का पानी पीते हो? क्या आप समुद्र का खारा पानी, नमक का पीते हो? क्या कोई नाली का पानी पी सकता है? नहीं पी सकता है। और सिर्फ भूमिगत जल ही आप पी सकते हो, या मशीन से उसको प्यूरीफाई करने के बाद ही पी सकते हो। तो पीने योग्य जल जो है उसकी कमी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हमें घर के पीने वाले पानी का इस्तेमाल रोज़मर्रा में उसको बहाने में और बेकार करने में नहीं करना चाहिए, सिर्फ आवश्यकता पड़ने पर ही करना चाहिए। लगातार चक्रीकरण और जो भूमि में भरने का जो प्रोसेस है वो बहुत धीमा है, और इतना ज़्यादा दोहन शहरीकरण से हो रहा है कि उसकी मात्रा घटती जा रही है। आप अक्सर सुनते होंगे वाटर लेवल डाउन हो गया। ठीक है, तो कई सारे, चेन्नई है, बम्बई है, और आपके 2 शहर हैं जो 15 आपकी कुछ संस्थाओं ने, वैश्विक संगठन हैं, जिन्होंने इन्हें घोषित कर दिया है कि इनमें जल पूरी तरह से समाप्त हो गया और 2025 तक समाप्त हो जाएगा। ये सिर्फ पाइपलाइन वाली पानी पर और जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं उन पर ही निर्भर हैं, और निकालते भी हैं तो खारा बहुत नीचे लेवल से निकालते हैं, तो खारा जल लवणी वाला ही, साल्ट वाला वाटर ही निकलता है। आइए आगे और जानते हैं हम लोग। जल दुर्बलता और समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है, परंतु
अधिकता जल की कमी, इसके अतिशोषण, यही जो मैंने आपको बताया, बहुत भारी मात्रा में लोग उसका शोषण कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है, दोहन कर रहे हैं। अत्यधिक प्रयोग और समाज में विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होता है। कोई आदमी 1 या 2 बाल्टी से काम चला रहा है तो किसी के यहाँ मोटर लगी है तो इतना सारा पानी बर्बाद करता है कि उसको 2 टंकी 1 टंकी सवेरे से शाम तक भी कम पड़ जाती है। जबकि वही नल से आप निकालते थे तो आप मुश्किल से शाम तक 10 बाल्टी में आपका काम चल जाता था। तो ये जल की बर्बादी ही है और असमान वितरण है, ठीक है। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ की जल दुर्भरता हो? हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्भरता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण के कारण होती है, ठीक है ना। आगे हम लोग जानते हैं फिर जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्या है। तो जल के विशाल भंडारण और इनके नवीनीकरण योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्बलता, अच्छा ये इधर का पार्ट था, मैंने पहले वो वाला पढ़ दिया आपको, ठीक है, वितरण का परिणाम हो सकता है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधन का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकी तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। हम सब लोग जानते हैं खेती बिना पानी के हम लोग नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना पानी के खेती हो नहीं सकती। बहुत से देश, जिसमें से अगली नाम इजराइल का है, ठीक है, ये कर रहे हैं। इनके यहाँ रेगिस्तान है बिल्कुल, फिर भी ये अपने घरों और कमरों की दीवारों में अच्छी पैदावार कर रहे हैं फसलों की। लेकिन संसाधन कम होने, जानकारी का अभाव होना, शोध इतने अच्छी मात्रा में ना उपलब्ध हो पाने के कारण जो है इतना प्रचार प्रसार इन चीज़ों का नहीं है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि जल बचे तो भारत देश में ज़रूरी है कि शुष्क खेती और शुष्क ऋतु में जो खेतियाँ होती हैं उनको बढ़ावा मिले और उन पर शोध हो, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग करते हैं। आइए देखिए, खबर लिखी हुई है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है? एक और इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत। देखिए अभी मैंने आपको जो बात बताई यही पूरी लिखी हुई है। अब ये आंकड़े डाटा जरूर थोड़े याद कर लीजिए। डेटा क्या है? एक और इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वाला देश में जल का कोई अभाव नहीं है, तो दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रतिवर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। देश में जल की उपलब्धता उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन न होने के कारण ही वर्षा का जल नदी नालों में तेजी से बहाकर समुद्र में चला जाता है, जिससे वर्षा के बाद के लगभग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी के होते हैं। यही मूल कारण है कि देश में जलीय अभाव के, जिससे हम उचित प्रबंधन के द्वारा ही नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी सटीक बात लिखी हुई है कि भाई जो बारिश हुई वो पानी शुद्ध होता है, वो पीने योग्य है, लेकिन उस पानी का उपयोग हम लोग पेड़ों में साल भर कर सकते हैं, फैक्ट्री वाले अपने जल का पूर्ति कर सकते हैं, हम लोग दैनिक जीवन के कपड़े धोने का काम कर सकते हैं, पीने के लिए आप भूमिगत जल का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब ये अगर वितरण नहीं रहेगा, पहले के ज़माने में सब कच्चा था तो सारा जल क्या होता था, यहाँ मिट्टी में सोखता था और नीचे भरण होता था उसका। परंतु अब क्या हुआ, सभी पक्की नालियाँ बन गई, तो घरों में जो लगातार हम लोग, एक तो बरसात का पक्की की वजह से पानी नालों में जाके नदियों से समुद्र में जा रहा, दूसरा जो बरसात होती है वो पानी भी नहीं सोख पा रहा, और घर में जो हम लोग अधोमुखी से जो नीचे से निकाल रहे हैं वो भी कंटिन्यू रिसाइकिल नहीं कर रहे हैं, वो भी नदी और तालाब में जा रहा है। तो इस प्रकार निश्चित है कि वाटर लेवल तो डाउन होना ही है, ये तो एक साधारण सी बात है। आपने टेलीविज़न विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप हैं, सभी लोग ट्यूबवेल लगवा लेते हैं, आप जानते हैं, अच्छी खेती करने के लिए, ठीक है। अब इससे हरियाणा और पंजाब में जल का स्तर बहुत ज़्यादा गिर गया, जबकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती हुई इस दरमियान, क्योंकि सिंचित वाली खेती ही उन्होंने की और अच्छे हरित क्रांति के समय से लेकर अब तक उन्होंने बहुत लाभ उठाया। लेकिन अब वहाँ पर पानी की किल्लत होना शुरू हो गई है। किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएँ और नलकूप होते हैं, हम सब लोग जानते हैं, परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? आपको मैंने अभी हरियाणा और पंजाब का उदाहरण दिया। इसके कारण भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। स्वतंत्रता के बाद
भारत में तेजी से औद्योगिकीकरण और शहरीकरण हुआ और विकास के अवसर प्राप्त हुए। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी MNCS, आप ध्यान रखिएगा इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ताकि आप तुरंत जान जाएंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि जो कोई ऐसी कंपनी जो कई राष्ट्रों में चलती हो, ठीक है, मल्टीपल नेशनल कंपनीज, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हुआ। बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई हैं। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि फैक्ट्रियों में लगातार बोरिंग करके आपके अधोमुखी जो स्तर जल का है उसी का प्रयोग करते हैं वो लोग, और नदी तालाब का बहुत कम ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उन्हें साफ़ पानी की ज़रूरत होती है, लागत ज़्यादा आ जाएगी, इसलिए वो पहले से ही साफ़ पानी का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी संग दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों के अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है, और इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। यह डेटा जो है आप याद रखिएगा, 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इनसे संबंधित समस्याएं भी गहरी हुई हैं। आपको मालूम होना चाहिए, थर्मल पावर प्लांट कोयला से जहाँ पर बिजली बनती है उसके आसपास के लोगों के घरों में इतनी धूल यानी राख उड़ती है और जमा होती है, जिनसे आसपास के लोगों को वहाँ पर राख से बीमारियाँ होती हैं। इसीलिए जितने थर्मल पावर प्लांट होते हैं वो शहर से बाहर बनाए जाते हैं, परंतु धीरे धीरे रोजगार के वजह से वहाँ पर बस्तियाँ हो जाती हैं। ये बिल्कुल सत्य बातें हैं, आप इन्हें गूगल या किसी पर भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखिए, अब तक हमने जल दुर्बलता के मात्रात्मक पहलू की ही बात की है। आओ हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता का मतलब कमी है, ध्यान रखिएगा। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों से यह चिंता का विषय बना रहता है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल को उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। पहले लोग तो गांव में खेतों में पानी लगाने जाते थे तो नदी और तालाब और बम्बाओं से ही रात में पानी पीते थे। अब वो कैनाल जिसको बोलते हैं नहर, ठीक है, याद रखिए नदी प्राकृतिक जल का मार्ग है, जबकि नहर या जिसको हम लोग बम्बा या कैनाल बोलते हो ये आर्टिफिशियल खोद के बनाए गए हैं। पहचान यही है कि जो आपकी कैनाल यानी नहर होती है वो सीधी होती है, आप खड़े होकर देखिएगा कभी पुल पर, और नदी टेढ़ी मेढ़ी ऊंचे खाली पर होती है। इसके बाद आगे हम लोग करते हैं, इसके बाद आगे आपने जो है देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन है आपकी, आइए हम लोग इसको सीख लेते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय, पहले इसको हम लोग जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त, देखिए भारत की नदियां विशेषकर छोटी सरिताएं, आपको मालूम होना चाहिए नदी का पर्यायवाची सरिता होता है, आप भ्रमित ना हों, जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई हैं, क्योंकि कीटनाशक यूज कर रहे हैं, बरसात में पानी घुल रहा जा रहा है, तो अब नदी का पानी पीने योग्य नहीं है। और बड़ी नदियाँ और उनके यहाँ तक कि जीव भी मर रहे हैं जो उनमें हैं, जितने स्पीसीज थे, बहुत सारी स्पीसीज का तो को आज तक खोजी ही नहीं गई, वो लुप्त भी हो गई, पता भी नहीं किसी को, परिवर्तित हो गई हैं। और बड़ी नदियाँ जैसे गंगा और यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है। बढ़ती जनसंख्या कर से आधुनिकीकरण, नगरीकरण और औद्योगिकीकरण भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव हैं और हर दिन गहराता जा रहा है। इससे संपूर्ण जीवन खतरे में है, ठीक है। स्रोत क्या है? द सिटीजन्स 5th रिपोर्ट CSE 1999 से आपकी ये बात उठाकर लाई गई है, जो इसमें ये लिखी है। आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादन क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक परितंत्रों की निम्नीकृत होने से बचाएं, यानी कि जनरेशन मतलब उनका घटना, ठीक है। निम्नीकृत का मतलब घटना, ग्रेड देते हैं ना हम लोग, ठीक है, तो उस ग्रेड को ही क्या बोला गया? डी यानी घट जाना, डिग्रेडेशन, ठीक है, उनकी क्वालिटी घट जाना, उनकी मात्रा घट जाना, सब कुछ इसमें आ जाता है, होने से बचाएं। जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है,
ठीक है। इकोसिस्टम यानी ये सारे जीव जंतु आपके मिलकर आपस में जो एक तंत्र बनाते हैं, इससे हम लोग इकोसिस्टम या आपका क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। तो इसमें एक संकट हो सकता है, क्या है उसका तो परिचय अभी हो गया, दिख ही रहा है हम लोगों को, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि नदी तालाब समुद्रों में अगर मछलियाँ नहीं रहेंगी तो लोग भूखे मर जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि पूरे विश्व में जो आबादी है उसमें मात्र 2% लोग शाकाहारी हैं, बाकी सभी लोग मांस पर ही निर्भर करते हैं। इसके बाद आगे पढ़ते हैं जल संसाधन प्रबंधन। बहुउद्देशीय नदी परियोजना और समन्वित जल संसाधन क्या होते हैं। तो देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना, आपने वर्ड बहुत सुना होगा, इसका मतलब क्या होता है। तो जब जल का संरक्षण और प्रबंधन करते हैं तो कैसे करते हैं, कभी आपने सोचा। तो पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख जो दस्तावेज हैं, रिकॉर्ड हैं, वो बताते हैं कि प्राचीन काल से ही सिंचाई के लिए लोग जो है पत्थर बना के एक घेरा बना देते थे और उसमें जल को इकट्ठा करते थे गड्ढे में, ठीक है, जिसको हम लोग बांध बोलते थे। क्या बोलते थे। अब आज के आधुनिक में कंक्रीट और सीमेंट का यूज करके बड़ी बड़ी जो है नदियों में जहाँ बाढ़ आती है उनमें पीछे घेर कर बना दिया जाता है, जिसे हम लोग डैम बोलते हैं, और फिर उनसे नहरें निकाली जाती हैं सिंचाई के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ पर जल की पूर्ति नहीं है। तो आइए इसमें कुछ जानकारी लेते हैं, रोचक तथ्य। प्राचीन भारत में जल कृतियाँ कौन कौन सी हैं। तो ईसा से 1 शताब्दी पहले, शताब्दी मतलब 100 वर्ष का होता है, ईसा यानी आज 2020 चल रहा था, यानी जब से ये शुरू हुआ उसके 100 साल पीछे, ठीक है, यानी आज से 2120 साल के पुरानी बात की जा रही है। ईसा के 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रह तंत्र बनाया गया था। ये ऐसा नहीं है कि एक सिर्फ किसी विशेष सरकार या देश द्वारा ही किया जाता हो। ये प्राचीन समय से अपनी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए कुछ क्षेत्रीय प्रशासन, लोग, सरकारें, प्रशासन सभी की मदद से निरंतर चलता जा रहा है और चल रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया था। आज के आधुनिक में आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्या राजा लोग भी ये करते थे। तो आपने जीटी रोड हमारे कानपुर में है, आपने सुना होगा, ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड, वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो इसी तरीके से राजा लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार बनवाते रहें। तो अब आपको याद रहेगा, बृहत स्तर पर बांध, झील सिंचाई के लिए बने हैं। कलिंग यानी उड़ीसा, जिसको पहले कलिंग कहा जाता था, आज उड़ीसा कहा जा रहा है। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में है, बेन्नूर कर्नाटक में है, और कोल्हापुर जो है वो महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। यहाँ पर नदी, बांध और उनके सिस्टम जो है, पक्की नालियाँ खेत की सिंचाई के लिए मिलते हैं। अवशेष आज भी खोदे जाते हैं तो मिलते हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी, आज के 1000 साल पहले। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास यानी एक विशिष्ट प्रकार का तालाब है, हौज खास बनवाया था। क्या बनवाया था, हौज खास, 14वीं शताब्दी में, यानी आज के 600 साल पहले। स्रोत ये कहाँ से आपको ये तथ्य उठाकर लाए गए हैं, तो डाइक विजडम से लाया गया है। CSE 1997 में कुछ पुस्तक लिखी गई होगी, वहाँ से उठाकर लाया गया। इसमें इतना ही रखते हैं, देखिए एक डैम का आपको ये चित्र आप देख सकते हैं, ठीक है, उससे एक नहर, हीराकुंड बांध, कहाँ का ये, हीराकुंड का आपको ये फिगर आप देख सकते हो। आइए अब हम लोग इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा।